नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयार करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंटर लेवल का एग्जाम हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। और वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा और आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, तो दोनों ही माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें साथ फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं खुद अपडेट्स डालता रहता हूँ। हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मैंने डाली है PDF और नोट्स के माध्यम से, तो वहाँ पर आप जाकर हिस्टोरियोग्राफी वाले चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इशू जिसको ज़्यादा है नहीं, कुछ ज़्यादा वो डाल दिया मैंने सारा स्टडी मटेरियल उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बचेगा वो मैं यहाँ करा दूँगा। ठीक है, तो हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है, सभी को पता होगा साथियों। मॉडर्न इंडिया के अंदर हम लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वार 2 और भारत का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके पहले वाले चैप्टर को टॉपिक्स को क्लियर किया था। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सेकंड पार्ट है उसी चैप्टर का। तो वर्ल्ड वार 2 और भारत की स्थिति क्या थी उसमें, इसका सेकंड पार्ट इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे साथियों। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो इसके लास्ट मोमेंट में हमने बताया था कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान भारत के अंदर क्या क्या मामला चल रहा था, भारत के अंदर क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, हालात कैसे थे भारत के। तो उसके उसी जो टॉपिक आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या हुई थी। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो 3 डिमांड्स रखी थी ना, कि युद्ध में समर्थन देने से इनकार कर दिया था और उनको चाहिए कि युद्ध के बाद तुरंत संविधान सभा वगैरह का निर्माण करे, तो उन सभी संबंधित से उन सभी मांगों को लेकर के ब्रिटिशर्स की क्या प्रतिक्रिया थी, ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया 17 अक्टूबर 1939 को लिनलिथगो ने कहा था। 17 अक्टूबर 1939 को लिनलिथगो ने अपने ब्रिटेन के स्टैंड के बारे में कहा कि ब्रिटेन जो है वो भेदभावपूर्ण आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जब कांग्रेस की कमेटी ने पूछा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूछा था कि ब्रिटिशर्स को अपने युद्ध के बारे में अपनी राय बतानी चाहिए, देशवासियों को, इंडिया को अपनी राय बतानी चाहिए कि भाई आप युद्ध क्यों लड़ रहे हो और आपके क्या क्या कारण है युद्ध लड़ने के। तो इन्होंने केवल वायसराय ने केवल इतना कहा कि हमारा ब्रिटेन जो है भेदभावपूर्ण जो आक्रमण हो रहे हैं उनका प्रतिरोध कर रहा है वर्ल्ड वार के अंदर। जैसे कि आप सबको पता होगा साथियों कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर 2 दलों में बढ़ गया था विश्व। वर्ल्ड जो है दो भागों में बढ़ गया था, एक में मित्र राष्ट्र थे और एक में ध्रुवीय राष्ट्र थे। ठीक है, ध्रुवीय शक्ति एक्सिस पावर्स थी और मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों के अंदर आपका सोवियत संघ, जो आज का रसिया कह सकते हैं आप, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, ये पूंजीवादी देश थे। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के अंदर आपका था हिटलर, जर्मनी का हिटलर, एक था आपका मुसोलिनी, बेनितो मुसोलिनी इटली का, और एक जापान। ये 3 कंट्री मित्र क्या बोलते हैं आपका ध्रुवीय शक्तियाँ थी, एक्सिस पावर कह सकते हैं इनको आप। ठीक है, और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। तो ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था कौन, ब्रिटेन, क्योंकि इसके उपनिवेश बहुत ज़्यादा थे ब्रिटेन के। तो इन्होंने कहा कि भेदभावपूर्ण आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है। किसने कहा, वायसराय लिनलिथगो था उस समय का, लिनलिथगो ने कहा था ये। ठीक है, और इसने वादा किया आगे कि 19 जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, क्या कहा, घोषणा की, वादा किया कांग्रेस की सरकार से कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा रजवाड़ों के साथ मिल करके, देसी रजवाड़ों के राज्यों के साथ मिल करके और विभिन्न दलों के साथ मिल करके हम डिसाइड करेंगे कि 1935 के एक्ट के अंदर क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं। अभी भी एग्री नहीं हो रहे थे, ये सत्ता सौंपने के लिए कह रहे, अभी भी इनका मानना ये था कि हम 1935 के जो एक्ट बनाया है उसके अंदर संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन जबकि कांग्रेस मान नहीं रही थी इसकी। ठीक है, ये तो इन्होंने और क्या कहा कि एक परामर्श समिति का निर्माण किया जाएगा, एक एडवाइजरी कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जो हमें ये बताएगी कि क्या युद्ध के इन हालातों के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोनों मिल करके, मतलब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार, इंडियंस और ब्रिटेन के लोग मिल करके डिसाइड करेंगे इस कमेटी के माध्यम से कि इन हालातों के अंदर दौरान क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। ये इन्होंने वादा किया था, क्या बोलते हैं, लिनलिथगो ने। और दूसरी तरफ एक गुप्त नीति बना रहे थे साथियों, ये बहुत हरामखोर कौम है ब्रिटेन के लोग। ये इन्होंने सीक्रेट प्लान किया,
सीक्रेट प्लान क्या किया इन्होंने कि हम कांग्रेस को इन्हीं चक्रों में अड़जा देंगे और इनका सपोर्ट लेकर के हम वर्ल्ड वार जीत जाएंगे। ये अंदर खाने की बात चल रही थी, इनकी प्लानिंग चल रही थी, अपने अंदर अंदर ही प्लानिंग कर रही थी इस तरह की, ठीक है। और इसी वजह से इनको डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस हमसे दूर जा करके आंदोलन खड़ा कर दे, तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया, भारतीय सुरक्षा अध्यादेश पारित किया। भारतीय सुरक्षा अध्यादेश लगता तो ऐसा है नाम से साथियों कि जैसे कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक एक्ट बनाया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये ब्रिटिशर्स ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्ट बनाया था और आंदोलन कहीं क्या बोलते कांग्रेस और भारत के लोग आंदोलन ना कर दे, आंदोलन को पहले से आंदोलन को कुचलने के लिए प्री प्लानिंग थी उनकी, कि पहले से कुचलने के लिए पहले से प्लानिंग कर लेते हैं ताकि वो नौबती ना आए इन समय पर। तो इस तरह के इन्होंने बहुत सारे एक्ट पारित किए थे जो कि आंदोलन को कुचलने के लिए, ठीक है। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो भारतीय सुरक्षा अध्यादेश के माध्यम से जो कदम उठाए गए थे, उनका सभी का समर्थन किया था किसने, विंस्टन चर्चिल जो कि समय इंग्लैंड के पीएम थे, चर्चिल ने, और जेटलैंड जो कि उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, भारत सचिव थे जेटलैंड जिनका नाम था, और विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के पीएम थे उस समय के, इन्होंने समर्थन किया था भारतीय ब्रिटिश सरकार के इन कदमों को। आई बात समझ गए, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे फिर कांग्रेस को त्याग पत्र दे देते हैं। कांग्रेस की जो प्रांत में 1937 के अंदर सबको पता होगा कि इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। तो अनेकों प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कांग्रेस प्रशासन चलाने का अभ्यास कर रही होती है। तो तभी क्या बोलते हैं आपका सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ फिर 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। ये शॉर्ट फॉर्म नोट कर लिया करो, CWC बोले तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नोट कर लो, भूल जाओगे कुछ समय बाद नहीं तो आप, ठीक है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर क्या डिसीजन लिया जाता है कि वायसराय की जो बातें हैं, ये वायसराय तटस्थ नहीं है अपनी बातों के ऊपर। वायसराय जो वादे कर रहा है ना, ये हम नहीं मानेंगे, इसका कोई विश्वास नहीं है। तो वायसराय की बातों को मानने से इनकार कर देती है कांग्रेस कमेटी, और युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देती है। ये कुछ प्रस्ताव पारित करते हैं, जिनमें से एक तो वायसराय की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं कि इनका कोई विश्वास नहीं है, झूठे लोग होते हैं ये। और युद्ध में भाग नहीं लेना, हमने इंडिया ने युद्ध के अंदर भाग नहीं लेना। सबको पता जान माल की हानि होनी है यार युद्ध के अंदर, और क्या मिलेगा वहाँ पे। और कौन सा इंडिया के अंदर युद्ध थोड़ी हो रहा था जो इंडिया भाग लेगा, हो रहा था यूरोप के अंदर। इंडिया का क्या मतलब वहाँ जाने का, युद्ध के अंदर हिंदुस्तान युद्ध के अंदर भाग नहीं लेगा। और प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रांतीय सरकारें त्याग पत्र दे दें अपने प्रांतों में से। प्रांतीय सरकारें प्रांतीय प्रशासन में से अपना रिजाइन कर दें। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था, प्रांतीय सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, क्या बोलते हैं आपका, प्रशासन से। कांग्रेस की सरकारें यहाँ थी। आगे क्या होता है साथियों कि जर्मनी की हालत, और क्या बोलते हैं आपका इंग्लैंड की हालत ख़राब होने लग जाती है युद्ध के कुछ समय के बाद ही। जर्मनी कर देता है रूस के ऊपर हमला, हिटलर रूस के ऊपर हमला कर देता है आगे चल करके, और जापान दक्षिण पूर्व एशिया के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के ऊपर ज़्यादातर भागों पर जापान जो कब्जा कर लेता है साम्राज्यवादी नीति के तहत। ब्रिटिशर ने भी तो उपनिवेश बनाए थे ना, इन्होंने डायरेक्ट उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने डायरेक्ट हमला करना शुरू कर दिया और क्षेत्रों को कब्जाते हुए चले गए। सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारा पूरा हिस्सा कब्जा लिया जापान ने। मलेशिया, इंडोनेशिया तक पहुँच गए थे ये लोग, जापान के लोग कब्जा करते करते। तो यहाँ पर डर लगने लगा था ब्रिटेन को कि कहीं इंडिया के ऊपर भी हमला ना कर दे जापान जो है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे क्या होता है कि कुछ काफ़ी वाद विवाद के बाद में काफ़ी झगड़ा होता है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये नोट कर लीजिए। CPI बोलो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आगे चल करके दो भाग बन जाते हैं, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन, और CPIM बोले तो मार्क्सिज्म, CPIM बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म, और जो कि मार्क्स की विचारधारा में विश्वास रखती है, और CPIL कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिनिज्म, जो लेनिन की विचारधारा में विश्वास रखती है। तो ये दो धड़े निकल करके आए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दो भाग बन गए थे आगे चल करके, ठीक है। तो इन्होंने मित्र राष्ट्रों का समर्थन कर दिया था साथियों, मित्र राष्ट्रों का समर्थन कर दिया था, खुलेआम आ गए थे मित्र राष्ट्र समर्थन करने के लिए। जनवरी 42 में इन्होंने स्पष्ट रूप से मित्र राष्ट्रों को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी CPI ने, वामपंथी दल ने, ठीक है।
और फिर अगस्त 1942 के अंदर गांधी जी आ गए थे। गांधी जी ने फिर करो या मरो का नारा दिया और यहीं से फिर शुरुआत होती है आपके असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते गांधी जी। और फिर इसी 1942 के एंड में दिसंबर तक आते आते इस भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर देती है सरकार, दमन कर देती है, आंदोलन को कुचल दिया जाता है। कोई खास हासिल नहीं कर पाता है भारत छोड़ो आंदोलन कुछ खास हासिल नहीं कर पाता है। 6 महीने मुश्किल चलता है, क्योंकि अक्टूबर अगस्त में शुरुआत होती है और 3 महीने बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने के अंदर अंदर चौथे महीने में दिसंबर तक एंड तक तो इसको कुचल दिया जाता है, आंदोलन को दमन कर देते हैं। आगे देखते हैं युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। अभी 1942-43 का ही मामला चला, युद्ध का एंड नहीं हुआ है, लेकिन हम जरा अभी तक का जो युद्ध होता है उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि उसके युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले थे। 1942-1943 के एंड तक आते आते युद्ध ने पूरे विश्व पे और ख़ास तौर से इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव डाला था। ठीक है, तो क्या हुआ था, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। मुद्रास्फीति बढ़ गई मतलब महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा, ऑब्वियस ही बात है, महंगाई अपने आप हो जाती है। आप लॉकडाउन के अंदर देख लो, लॉकडाउन जब लगा था ना, हर चीज़ों के रेट बढ़े थे घटे थे। ये तो युद्ध नहीं रहे, तो खाली लॉकडाउन लगाया था ना सरकारों ने, क्या हालात हो गए थे, खाना मुश्किल हो गया था लोगों का, काम में चौपट हो गए थे। और खाद्य वस्तुओं में महंगाई बढ़ गई थी, खाने पीने का सामान महंगा हो गया था। ऑब्वियस बात है, जब युद्ध लगेगा तो सारा सामान वहीं आदमी को पहले दिया जाता है, तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है समाज के अंदर, और लोग ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। फिर खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, कालाबाजारी शुरू हो जाती है, जिसका जो मर्जी अपने मन मर्जी का रेट हो जाते हैं सामान के, ब्लैक करना शुरू कर देते लोग, मन मर्जी के रेट में बेचते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, और नॉर्मल सी बात है। और 1943 के अंदर बंगाल के अंदर अकाल पड़ता है साथियों, 1943 के अंदर बंगाल के अंदर अकाल पड़ता है, जिसमें कि लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके अंदर 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु आती है और बहुत सारे लोग हताहत होते हैं। इसमें तो बताते हैं कि इतना बुरा हाल होता है। ये कहते हैं अकाल पड़ा नहीं, अकाल डाला गया, क्योंकि सरकारों ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। समय पर फसल ना होने के कारण ठीक फसल नहीं हो पाई थी, तो भूखमरी फैल गई थी बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में, बहुत ज़्यादा पब्लिक मारी गई उसके अंदर, लोग बहुत ज़्यादा लाखों लोग मारे गए उसमें। 30 लाख का तो सरकारी आंकड़ा था, मेरा अनुमान है 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1/3 पॉपुलेशन साफ हो गई थी बंगाल की, जिसमें कि आज का वेस्ट बंगाल और आज का बंगाल पूरा मिला करके अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब बारी आती है जन सत्याग्रह की। तो ये जब मामला चल रहा होता है तो यहाँ पर लोग कहते हैं, गांधी जी को हाथ में दोबारा कमान देते हैं कि गांधी जी आप संभालो कांग्रेस को। तो गांधी जी संभालते हैं, तो यहाँ पर फिर डिस्कशन चलती है कि अब हमें आंदोलन करना चाहिए, सत्याग्रह कर देना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देना चाहिए सरकार के खिलाफ। गांधी जी के समर्थन में नहीं होते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अभी लोग तैयार नहीं आंदोलन के लिए है। तो कांग्रेस के अंदर दो दल बन जाते हैं। एक दल कहता है कि हमें तुरंत आंदोलन करना चाहिए, दूसरा दल जो गांधीवादी दल होता है वो कहता है कि अभी हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए, ब्रिटिशर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अभी आंदोलन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग अभी समर्थ नहीं है आंदोलन करने के, सपोर्ट करने के लिए समर्थ नहीं है, लोगों के अंदर भी उस तरह की भावना नहीं है, क्योंकि युद्ध चल रहा है, मामला अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन जो वामपंथी दल होता है, जिसके लीडर होते हैं सुभाष बोस, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तुरंत आंदोलन कर देना चाहिए, तुरंत सत्याग्रह करना चाहिए। इस तरह लेकर दोनों बीच में मनमुटाव होता है गांधी जी और सुभाष बोस के बीच में, यानी कि उदार दल और उग्रवादी दल के बीच में। तो गांधी जी इनकी वामपंथी दलों की बात मानने इनकार कर देते हैं। तो इनकार कर देते सुभाष बोस फिर वाम दलों से कहते हैं कि वामपंथी दल से लेफ्टिस्ट से कहते हैं सुभाष बोस की अगर कांग्रेस नहीं कर रही आंदोलन तो मत करने दो, आप कांग्रेस से अलग हट करके अपनी कांग्रेस का निर्माण करो और सभी मिलकर के आंदोलन सत्याग्रह का आंदोलन अभी शुरू कर दो। लेकिन समाजवादी दल और साम्यवादी बोले तो कम्युनिस्ट, दोनों उनकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, गांधी जी समर्थन करने से इनकार कर देते हैं। अब होता है 1940 के अंदर रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अंदर होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन तैयार करने की प्लानिंग की जाती है। इसे क्या बोलते हैं, रामगढ़ अधिवेशन के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्लानिंग की जाती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हाँ हम करेंगे, किया नहीं है, अभी करने की तैयारी होती है यहाँ पे। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, सुभाष चंद्र बोस, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक जो उनकी पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, वो CPSP कांग्रेस समाजवादी पार्टी, नोट कर लीजिए, CSP बोले तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मैंने अभी बताया आपको कि तुरंत आंदोलन के समर्थन होते हैं, तुरंत आंदोलन करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन गांधी इनके में नहीं मानते हैं बात, ये चाहते हैं कि तुरंत किया जाए, लेकिन चूंकि गांधी जी और कांग्रेस नहीं चाहती है तो ये भी फिर ठंडे पड़ जाते हैं। आगे क्या होता है, आगे फिर होता है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, लीग मतलब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, नोट कर लीजिए, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, जहाँ पर मांग की उठती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है पाकिस्तान, अलग राष्ट्र चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। यहाँ से इससे, हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के मांग का तो ज़रा बताइए, हाँ मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान का शब्द की अवधारणा सबसे पहले कौन प्रचार प्रसारित करता है, कहाँ से, किसने पाकिस्तान शब्द गढ़ा और कहाँ से निकल करके आया, पाकिस्तान वाले अवधारणा कहाँ से निकल कर आया, जरा बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान की डिमांड उठाते हैं मुस्लिम लीग के लोग, जिसमें पाकिस्तान को के प्रस्ताव पारित करें मेन 3 लोगों का हाथ होता है साथियों। कौन कौन? खलीकुज्जमा, फजलुल हक और सिकदार हयात खां। कहीं सिकदार हयात खां मिलेगा, कहीं आपको सिकंदर हयात खां मिलेगा, एक ही बात है, कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। सिकदार हयात खां, ये जो होते हैं पाकिस्तान के निर्माण में, इस प्रस्ताव को पारित करने में इनका मेन होता है रोल। और ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान अलग प्रांत चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया वाइज हमें एक अलग वो जियोग्राफिकल एरिया दे दिया जाए जहाँ पर हम पाकिस्तान का निर्माण कर सकें, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी हो, वो क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, उन क्षेत्रों को प्रांतों में इस तरह से डिवाइड किया जाए कि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी, वो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आ जाए। एक तो उत्तर पश्चिमी का भाग था जो कि आज का पाकिस्तान है, जिसमें सिंध, लाहौर, बलूचिस्तान है, ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा इन्होंने मांगा कि यहाँ पर। और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान बोले तो आज का बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल के अंदर भी ज़्यादा मुस्लिम थे। वेस्ट ईस्ट की तरफ में आज का पाकिस्तान की तरफ में हो गए, सिंध और बलूचिस्तान की तरफ में, क्योंकि वो अफगानिस्तान और ईरान से लगा हुआ था, तो उधर मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की, तो वो इन्होंने मांगा। दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, 2 हिस्सों, तो कह रहे हैं भारत 2 हिस्सों में बट गया, नहीं, भारत 3 हिस्सों में बटा साथियों, 2 पाकिस्तान बने, एक पाकिस्तान नहीं बना, 2 पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बोले तो आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और 4 प्रांत है पाकिस्तान के, वेस्टर्न पाकिस्तान बोलते हैं इसको। और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। तो बताइए जरा, बांग्लादेश का PM कौन है एट प्रेजेंट टाइम में? देखते कितने लोगों को पता है। हाँ, तो ये हमारा इस तरफ का साथी पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा इस तरफ से चलेंगे, ठीक है। जब तक आप सवाल देने का प्रयास, सवाल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। 2 क्वेश्चन आपके लिए कि एट प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की PM कौन है? लेडीज़ PM है, हिंट देता हूँ आप लोगों को, लेडीज़ PM है, उसका नाम क्या है? दूसरा, पाकिस्तान वर्ड का जन्म किसने किया? पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? देखते कितने लोग दे पाते हैं जवाब। तो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया साथ ही तरफ का पोर्शन। अब हम इसके तरफ और देख लेते हैं आगे। अब और क्या होता है यहाँ पर, क्या बोलते, मुस्लिम लीग ने 1940 के अंदर पाकिस्तान के प्रस्ताव की घोषणा कर दी थी कि हमें अलग देश चाहिए, ठीक है। और आगे और क्या होता है? आगे और होता है अगस्त प्रस्ताव। अब यहाँ पर क्या होता है साथियों कि अगस्त प्रस्ताव ब्रिटेन के लोग पारित कर लेकर के आते हैं अगस्त प्रस्ताव, ठीक है।
8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा करते हैं लिनलिथगो। लिनलिथगो जो है उस समय के तत्कालीन वायसराय होते हैं इंडिया के। तो वो एक घोषणा करते हैं, उस घोषणा को ही अगस्त प्रस्ताव, वो घोषणा चूंकि अगस्त के 8 अगस्त को हुई थी इसलिए उसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। ठीक है, 8 अगस्त 1940। ठीक है, वो होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिटलर बैंड बजा देता है, बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड को जीत लेता है। हिटलर बोलो तो जर्मनी है, जर्मनी का नाजीवादी लोग जिनकी पार्टी नाजीवादी होती है, नाजीवादी आइडियोलॉजी होती है, और इटली की फांसीवादी बेनितो मुसोलिनी जो कि इटली का होता है, उनकी आइडियोलॉजी होती है फासिज्म, फांसीवादी, फासिस्ट है। और जो इटली आपका जर्मनी का लीडर होता है हिटलर, उसकी नीति होती है, उसकी आइडियोलॉजी होती है नाजीवादी। उनकी पार्टी का नाम ही नाजीवादी होती है, वो नाजीवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो हिटलर बैंड बजाता है, बेल्जियम को जीत लेता, फ्रांस को और हॉलैंड को। फ्रांस को बहुत बुरी तरह तबाह कर देता साथ। हिटलर बहुत खुंदखाई होती है हिटलर ने, और फ्रांस को बैंड बजाता बहुत बुरी तरह से, लाखों लोग मारे जाते हैं इसके अंदर। फ्रांस का 1/3 आबादी साफ हो जाती है वर्ल्ड वार 2 के अंदर। फ्रांस का सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका होता है वो फ्रांस का होता है, क्योंकि बिल्कुल टच में था ये फ्रांस। और इसके फर्स्ट वर्ल्ड वार से खुन्नस खाई होती है हिटलर ने, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रांस का ही करता है हिटलर। तो घोषणा करता लेने को क्या कि हम, हाँ, ये जब हिटलर बैंड बजा देता है इनका इसका क्या बोलते हैं इन देशों का, तो ये चूंकि साथियों उपनिवेश होते हैं इनके पूंजीवादी देशों के हैं, मित्र राष्ट्रों के, तो इसमें इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इंग्लैंड का लाखों लोग मर जाते हैं इसके अंदर, और इंग्लैंड का अरबों की संपत्ति का लॉस होता है इसमें। अभी करना था क्या इनको भी, खैर ठीक है। तो आगे और क्या होता है, आगे और देखते हैं। 1 मिनट यार, डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पड़ोस के अंदर ना, खैर चलने दो, अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। हाँ, तो जब हिटलर का बैंड बजा देता है और बुरी तरह हालात होते तो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, एक तरफ से तो इंडियन का लॉस होता है, दूसरी तरफ इंग्लैंड को डर रहता है कि जापान इंडिया के ऊपर हमला ना कर दे है, और इंडिया के लोग तो सपोर्ट करेंगे नहीं ब्रिटेन को, ऑब्वियस बात है, तो सब कुछ लूट जाएगा इंग्लैंड का। तो इस वजह से इनको झुकना पड़ता है ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश अंग्रेजों को, और ये समझौता करना चाहते हैं इंग्लैंड की, इंडिया के लोगों को सपोर्ट लेना चाहते हैं कि युद्ध के अंदर हमारी सहायता की जाए। हम कुछ ऐसे क्या वो कांड रहें, क्या करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि इंडिया के लोग हमें सपोर्ट करें। तो इस वजह से ये लॉर्ड लिनलिथगो जो होता है घोषणा करता है क्या कि हम डोमिनियन स्टेट की स्थापना करेंगे इंडिया के लोगों के लिए, और युद्ध के समय पर युद्ध की सलाहकार परिषद का गठन करेंगे, एक युद्ध की सलाहकार समिति या परिषद का गठन करेंगे जो कि हमें राय देगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें। और वायसराय की वर्किंग कमेटी का विस्तार, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। वायसराय की वर्किंग कमेटी, नोट कर लीजिए आप, वर्किंग कमेटी, WCO तो वर्किंग कमेटी, कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। ये लॉर्ड लिनलिथगो इस तरह की कुछ घोषणाएं करता है, इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। ये ऑफर देता है लॉर्ड लिनलिथगो, क्या बोलते हैं इनको, इंडियंस को, कि हम आपके लिए करेंगे और बदले में आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो तन मन और धन से। और क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान बनाना चाहेगी, संविधान सभा का गठन करेंगे जो संविधान सभा बनाएगी। और अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा की जाएगी, अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी के अंदर बोले तो मेन थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को ये कहा गया कि हम ऐसे किसी भी एक मत बहुलवादी को इंस्टीट्यूशन को सत्ता नहीं सौंपेंगे जिसके खिलाफ लोगों का प्रतिरोध हो, ये कहा उसने, लिनलिथगो ने। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, लीग इस पॉइंट को लेकर के सहमत हो जाती है इनकी मांगों को मानने के लिए। और बताता हूँ, ठीक है, लेकिन कांग्रेस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है। कांग्रेस प्रस्ताव मानने से क्या कर देती है, इनकार कर देती है, कैंसिल कर देती है, हमें ऐसे प्रस्ताव हमें नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है आपके ऐसे प्रस्तावों की। लीग ये मान के चलती है क्योंकि इनके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो रही है यहाँ पे, इनको अलग से रिजर्वेशन चाहिए था, तो ये थोड़ा सा इसको मानते हैं। लेकिन जब ये बाद में देखते हैं क्या इसके अंदर पाकिस्तान की कोई वो ही नहीं है
कि पाकिस्तान के बारे में तो कोई है ही नहीं, कुछ वो पोजीशन ही नहीं है कि पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटिश करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बारे में तो कोई है ही नहीं, कुछ इसमें प्रावधान ही नहीं किया, तो ये भी मानने से फिर इनकार कर देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, परगस प्रताप की मांगों को नहीं मानते। लीग भी नहीं मानती, मुस्लिम लीग भी नहीं मानती है। आगे क्या होता है, जुलाई 1941 के अंदर वायसराय परिषद का विस्तार किया जाता है। वी आर बोल तो वायसराय, वी आर बोल तो वायसराय। जुलाई 1941 के अंदर वीसी वायसराय परिषद का विस्तार किया जाता है, जिसके कि अंदर इंडिया के लोगों की भी भागीदारी होती है। इंडिया के लोगों को भी अब वो क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी जैसे सरकार के अंदर भागीदारी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो फिर चाल खेलते हैं क्या कि वित्त मंत्रालय है, आर्मी और विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये 4-5 को जो मेन चीज़ें होती है ना, मंत्रालय जो होते हैं आज के मंत्रालय कैसे कर सकते हैं, उस समय के विभाग हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनके ऊपर इनका मोनोपोली होती है, एक तरफा अधिकार होता है इनके इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, बाकी को अंदर भागीदारी दे देते हैं सबको। मेन तो रख ली उन्होंने, तुम्हें हासिल क्या हुआ इंडिया के लोगों, बड़े आरामखोर होते हैं भाई ये, ठीक है। ऐसे हो चलता है मामला। फिर आगे क्या होता है, अब जब बात नहीं बनती, यहाँ पर भी चलता रहता है मामला, तो फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रयास किया जाता है। गांधी जी के हाथ में कमान दोबारा सौंपी जाती है कि गांधी जी से आग्रह किया जाता है कि आप संभालिए, अब लीड कीजिए कांग्रेस की और देश की। तो फिर गांधी जी आते, फिर गांधी जी अपने हिसाब से कहते हैं कि आंदोलन करेंगे पर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। अभी जनता उसके लिए नहीं हुई है अभी तैयार, तो जैसी जनता तैयार हो जाएगी फिर हम आंदोलन शुरू कर देंगे। वो सर पहले कहते हैं कि तुरंत कर दो, अभी तुरंत चाहिए हमें। जनता तैयार नहीं होती, जनता को तैयार करना पड़ता है। जब धीरे धीरे सिस्टम चलेगा तो पब्लिक अपने आप भाग लेना शुरू कर देगी, जनता अपने आप तैयार हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका ये प्लान होता है, लेकिन गांधी जी उस समय नहीं मानते। यहाँ आकर के फिर गांधी जी कहते हैं हाँ अब समय आ गया है कि हमें सत्याग्रह का आंदोलन कर देना चाहिए। यहाँ पर शुरू होती थी व्यक्तिगत सत्याग्रह, निजी तौर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, पर्सनली हर इंसान की आंदोलन इकट्ठा नहीं करेंगे, जनसमूह नहीं, पर्सनली थोड़े थोड़े लोग आंदोलन करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जा करके, घूम करके, गांव शहर गली के अंदर जा करके अपनी बातें करेंगे, विरोध करेंगे युद्ध में ब्रिटिशर्स का। ये होता है यहाँ पर डिसाइड, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो निजी तौर पर कहते हैं, और गाँव में जा करके हम अच्छे चलेंगे। और दिल्ली चलो का आंदोलन इसीलिए कहा गया है, और गाँव के लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हैं, आंदोलन सिस्टम दिल्ली की तरफ चलेंगे, तो यहीं से ही इसे दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन इसलिए कहा जाता है इसको। यहाँ से ये बात हो गई है, ठीक है। जो और फिर शुरुआत होती है व्यक्तिगत सत्याग्रह की कब, 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 को पहले सत्याग्रही जो बनते हैं ना वो विनोबा भावे बनते हैं साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। दो पहले सत्याग्रही कौन बनते हैं, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही बनते हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले विनोबा भावे, दूसरे बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। दोनों ही नेट के आए हुए क्वेश्चन है। तो बताइए तीसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं? दो मैंने बता दिया, एक आपने ढूंढ के बताना है, ठीक है। आगे फिर क्या होता है कि मई 1941 अक्टूबर में हो गया, सत्याग्रह शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 5-6-7 महीने के बाद में मई 1941 तक 25,000 लोगों को ब्रिटिश के लोग दंडित कर चुके होते हैं सत्याग्रह के नाम पे। सत्याग्रह लोग करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, दंड दे चुके हैं, पनिशमेंट दे चुके होते हैं ब्रिटिश। 25,000 से ज़्यादा लोगों को दंडित कर चुके होते हैं मई 1941 के आते आते। सत्याग्रहियों की बात हो रही है, सत्याग्रह को ऊपर डंडा बलता है, दमन करते हैं आंदोलनकारियों का, ठीक है। और गिरफ्तारियाँ होती हैं यहाँ पे। आगे क्या होता है कि दिसंबर 1941 तक आते आते दिसंबर 41 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया जाता है। कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया जाता है, में जो जिनको भी अरेस्ट किया जाता है ना, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन सबको आज़ाद कर देते हैं, बरी कर दिया जाता है। तो फिर वो दोबारा आंदोलन में शामिल होते हैं और वो प्रयास करते हैं मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने का, ठीक है। आगे क्या होता है फिर, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करती है साथियों। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करती है क्या, कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा था हम डोमिनेंट स्टेट देंगे, नहीं, ये कहते डोमिनेंट स्टेट फेल हो चुका, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और दूसरा, पूर्ण सत्ता से हस्तांतरण का वादा करना, अभी हमें तुरंत प्रभाव से
सत्ता पूरी चाहिए, शासन प्रशासन के सत्ता में पूरी चाहिए, पूरी पावर चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये घोषणा करती है। गांधी जी नहीं मानते, लेकिन गांधी जी को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ पे गांधी जी को एक तरफ हटा करके फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित करती है। इसमें 3 मांगे होती है इनकी, क्या कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमें, पूर्ण सत्ता में हस्तांतरण होनी चाहिए, और पूरी हमें सत्ता के अंदर हमारी पूरी भागीदारी हमारी होनी चाहिए। हम ही सत्ता को चलाने वाले, हमारे देश पर हम ही राज करने वाले होंगे। ये प्रस्ताव पारित करती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी यहाँ पर। और यही समय होता है जब गांधी जी अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं किसे, नेहरू को अपना चेला बना देते हैं। कहते हैं, गांधी कहते हैं कि मेरी सक्रिय राजनीति मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी जो होगा वो नेहरू होगा। अब यहाँ पर नई बहस शुरू हो जाती है कि नेहरू को ही क्यों उत्तराधिकारी चूज किया उन्होंने, क्योंकि नेहरू दोनों में ही लोकप्रिय नेता थे उस समय के। कांग्रेस पार्टी में भी मुस्लिम लीग के लोग भी उनको मानते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी, सीपीआई के लोग भी, समाजवादी लोग भी, उनकी एक छवि इंडिपेंडेंट नेता के रूप में थी। बाकी जो मदन मोहन मालवीय हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं पटेल हो, सुभाष बोस हो, चाहे और भी कुछ नए प्रकार के लोग, ये इनका झुकाव कहीं ना कहीं एक तरफा झुकाव था। किसी न किसी मत पंथ मजहब संप्रदाय को लेकर के इनका झुकाव एक तरफा रहा था, किसी न किसी चीज़ को लेकर के। जैसे कि नेहरू क्या बोलते हैं आपके सुभाष बोस थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी स्वभाव के थे, उग्र मतलब एकदम चरमपंथी थे, वामपंथी कह सकते हैं आप आज के संदर्भ में। पटेल ब्रिलियंट आदमी थे, बड़े नेता था पटेल। मदन मोहन मालवीय थोड़ा हिंदू पक्षी वो थे, और मुस्लिम पक्ष के लोग जो उनका झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ था। तो इस तरह कोई लीडर ऐसा कुछ था नहीं। गांधी के अनुसार बता रहा हूँ मैं, अपने अनुसार नहीं बता रहा। गांधी को के बारे में ऐसा कहा जाता है, गांधी का पड़पोता है राजमोहन गांधी, दिल्ली में रहता है, उसने बुक लिखी इस चीज़ के ऊपर, उसमें लिखा उसने ये सारी बातें। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का। आगे क्या हुआ, फिर क्रिप्स मिशन आता है कि भाई चलो यहाँ से तो कांग्रेस प्रस्ताव से तो नहीं माने इंडिया के लोग, क्या पता आगे मान जाए। तो क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है इंडिया की सहानुभूति, इंडिया के को अपने फेवर में करने के लिए युद्ध में, कि किसी तरह हमें फेवर मिल जाए, हमें इंडिया का सहायता मिल जाए इंडियंस की। फिर क्या होता है, मार्च 1942 के अंदर ये आता है, और उसके कुछ प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान क्या कहता है कि डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे, हमें डोमिनेंट स्टेट बनाएंगे इंडिया के में, भारत में एक संघ बनाया जाएगा, भारतीय को रजवाड़ों को राज्यों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया जाएगा, और राष्ट्रमंडल के तौर पर उसको मान्यता दी जाएगी। राष्ट्रमंडल देश जैसे होते हैं ना, जो संबंध है ब्रिटेन के साथ राष्ट्रमंडल देश होगा, ऐसे राष्ट्रमंडल देश इंडिया को बनाया जाएगा। और युद्ध के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद, एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि संविधान बनाने का कार्य देखेगी। युद्ध के बाद इन्होंने ऐसा कहा, और जब तक ये संविधान नहीं बन जाता इंडिया का, जब तक संचालन करेगा ब्रिटेन यहाँ का। ब्रिटेन क्या करेगा, जब तक इंडिया का संविधान नहीं बन जाता, जब तक वहाँ का राजकाज जो देखेगा वो ब्रिटेन के लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर साथ ही कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 और भारत का। यहाँ तक का कोई सवाल आपको अगर ना समझ में आयो, किसी प्रकार कोई परेशानी हो, किसी प्रकार कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप जस्ट नाउ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को साथ के साथ लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, खाली एक टच करना होता है। टच करने में जिसको तकलीफ है ना, वो तो डूब मरो पानी के अंदर। मैं तो कहता हूँ जो टच नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम पसंद आता है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर हमारा काम पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम में बताइए कि हमारी कमियां क्या है, ताकि हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करें। अच्छा लगता है तो अच्छा बताइए, गलत लगता है तो गलत क्यों लगता है वो भी बताइए, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें अपने आप के अंदर, हमारी क्लास के अंदर सिस्टम को मैनेज करें अच्छे से, और ताकि सभी और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने स्टडी के अंदर लगे रहिए कंटिन्यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।